पाठ है काल। तो काल के बारे में पढ़ते हैं, इसे हम वाक्य द्वारा समझेंगे। हम कल मैच देखने गए थे। दूसरा वाक्य देखते हैं, रमेश खेल रहा है। अब तीसरा वाक्य देखते हैं, परसों हम मैच खेलने जाएंगे। इन सभी वाक्यों में क्रियाओं के होने का समय अलग अलग बताया गया है। तो काल का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ है समय। काल को हम समय कहते हैं, यानी क्रिया कब किस समय में पूरी हो रही है, किस समय में पूर्ण हुई है। पहले वाक्य में क्रिया समाप्त हो चुकी है, तो ये भूतकाल है। दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है, तो ये वर्तमान काल है, यानी कि अभी का समय। तीसरे वाक्य में क्रिया आगे आने वाले समय में होगी, यानी भविष्य। तो इन वाक्यों के द्वारा हमें क्रिया के पूरे होने का समय पता चल रहा है। अब आगे देखते हैं काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। तो काल के उदाहरण क्या हैं? सुनील गीता पढ़ता है, प्रदीप पढ़ रहा है, रमेश कल दिल्ली जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही थी, वह खा रहा है। तो इन वाक्यों के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि क्रिया किस समय में पूरी हो रही है। अब हम आगे पढ़ते हैं काल के भेद। तो काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, दूसरे नंबर पर आता है वर्तमान काल, जिसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, भूतकाल को पास्ट टेंस बोलते हैं, और तीसरा आता है भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। तो भेदों की परिभाषा देखते हैं। भूतकाल यानी पास्ट टेंस। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं, अर्थात जिस क्रिया से काल के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि से होती है। अब उदाहरण से समझते हैं। रमेश पटना गया था, पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था। तो इससे हमें पता चल रहा है कि क्रिया बीते समय में पूरी हो चुकी है, यानी कि वो समय बीत गया है। अब देखते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, है, हैं आते हैं उन्हें हम वर्तमान काल में रखते हैं। उदाहरण, राम पढ़ता है, वर्षा हो रही है, राजू गाता है, मोहन खाता है। तो इन सभी उदाहरण से हम क्या समझ रहे हैं कि क्रिया अभी इसी समय में हो रही है, मतलब यही समय चल रहा है। तो यानी कि ये वर्तमान काल के बारे में बता रहा है, जिसमें ती, ता, ते, है, रहा है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो इससे पता चल रहा है कि क्रिया अभी हुई है, अभी इसी समय। अब हम आगे देखते हैं। तो तीसरा इसका भेद है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है, यानी कि आगे आने वाला समय कैसा है। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं उन्हें हम भविष्यत काल में रखते हैं। जैसे राम कल पढ़ेगा, कमला नाचेगी। तो इससे गा, गे, गी से हमें समझ में आ रहा है कि क्रिया भविष्य में होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे भेदों के उपभेद और उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण। तो इन सबको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो भूतकाल, भूतकाल के कितने भेद हैं ये देखते हैं। तो पहला है सामान्य भूतकाल, फिर आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। अब हम वर्तमान काल के भेद देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये सब इसके भेद हैं। अब देखते हैं भविष्यत काल। तो भविष्यत काल के भेद हैं सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। तो अब हम इन भेदों के उपभेद, तो इन भेदों के भी भेदों के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो भूतकाल के भेद, तो भूतकाल के भेदों की परिभाषा पढ़ेंगे और उसके बारे में उदाहरण से समझेंगे। तो पढ़ते हैं भूतकाल का पहला भेद, सामान्य भूतकाल।
जिस वाक्य में क्रिया के सामान्य रूप से पूरा होने का संकेत मिले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, मैंने गाना गाया, श्याम ने पत्र लिखा। तो दोनों ही वाक्यों में क्रिया साधारण रूप से हुई है, यानी कि वह गाना गा चुका है और श्याम पत्र लिख चुका है। तो दोनों ही वाक्यों में वो काम हो चुका है और एक सामान्य तौर पर हुआ, एक साधारण तौर पर। तो अब हम दूसरा जो भेद है वो देखते हैं। इसका भूतकाल का दूसरा भेद, आसन्न का अर्थ होता है निकट। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, उसने दवा खाई है, कमल गया है। तो इन वाक्यों से पता चल रहा है कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूरी हुई है, तो इसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। नौकर पत्र लाया था, राधा ने गीत गाया था। दोनों ही वाक्यों में क्रिया बहुत पहले ही पूरी हो चुकी है, इसलिए दोनों में था लगा हुआ है और ये बता रहा है कि क्रिया काफ़ी पहले पूरी हो गई है, तो ये पूर्ण भूतकाल है। अब हम भूतकाल का चौथा भेद पढ़ेंगे, अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता ना चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि खत्म होने का समय पता ही नहीं चल रहा। जैसे, वह हॉकी खेल रहा था, सुनील पढ़ रहा था। यानी कि क्रिया अभी भी चल रही है, यानी कि भूतकाल में ही चल रही है, अभी पूरी हुई ही नहीं है, क्योंकि इसमें रहा था और रहा था, रही थी, इस तरह के शब्द आते हैं। तो वह हॉकी खेल रहा था, सुनील पढ़ रहा था, यानी कि क्रिया अभी चल रही है, भूतकाल में ही है, अभी पूरी नहीं हुई है। तो ये है अपूर्ण भूतकाल। अब हम पांचवा देखते हैं भूतकाल का भेद, संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने पर संदेह हो कि वह पूरा हुआ था कि नहीं हुआ था, यानी शक हो हमें, तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे, बस छूट गई होगी, तू गाया होगा, उसने खाया होगा। तो मतलब यहाँ कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है, सब शक में है, तो इसे कहते हैं संदिग्ध। तो यह है संदिग्ध भूतकाल, यानी कि क्रिया भूतकाल में ही हो रही है पर संदिग्ध में है। अब हम भूतकाल का छठा भेद देखेंगे, हेतु हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से हुआ ही नहीं, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे कार्य हो तो जाता पर दूसरे के कारण नहीं हो पाया। जैसे, मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता। यानी कि दोनों ही वाक्य भूतकाल के हैं, पर ये हेतु हेतुमत भूतकाल दिखा रहे हैं, क्योंकि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड है, आश्रित है, जिसके कारण दोनों ही क्रिया पूर्ण नहीं हो रही हैं। यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के कारण पूर्ण नहीं हो पा रही, वहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं वर्तमान काल के भेद, यानी भेदों के भी भेद, उपभेद। तो वर्तमान काल का पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से पाई जाती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, जहाँ पर क्रिया का प्रारंभ बोलने के समय होता है। यानी कि सामान्य वर्तमान काल में भी क्रिया सामान्य रूप से हो रही है। जैसे, राम घर जाता है, वह गेंद खेलता है, तो इसमें ता ते ती है लगा होता है, इसकी पहचान है ये। यानी कि वाक्य के अंत में शब्द के आखिर में ता ते ती और उसके साथ है लगा होगा। अब इसका दूसरा भेद देखते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का अर्थ है अधूरा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है, मतलब क्रिया लगातार तो हो रही है पर अधूरी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ ऐसे शब्द आए। जैसे, श्याम गेंद खेल रहा है, वह घर जा रहा है। यानी क्रिया अभी भी चल रही है पर पूरी नहीं हुई है, यानी अपूर्ण है, अधूरी है। तो यहाँ पर क्रिया पूरी नहीं होती,
तो जहाँ पर क्रिया अधूरी है, अपूर्ण है, वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। अब हम इसका तीसरा भेद देखते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। मैंने फल खाए हैं, उसने गेंद खेली है, वह आया है। यानी कि क्रिया अभी अभी पूरी हुई है, थोड़े ही समय पहले पूरी हुई है। तो जहाँ क्रिया के अभी पूरे होने का पता चलता है तो वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होता है। अब हम इसका चौथा भेद देखते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सविता पत्र लिखती होगी, वह गाता होगा। यानी कि कोई भी बात निश्चित तौर पर नहीं है, इसमें संदेह है कि सविता पत्र लिखती होगी, वह गाता होगा, ऐसा हो रहा होगा। तो मतलब यहाँ पर शक के आधार पर बात हो रही है, तो यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल है। यानी कि क्रिया के पूरे होने में संदेह, यानी कि क्रिया जब हो रही हो उसमें संदेह हो तो वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब हम भविष्यत काल के भेद देखते हैं। तो इसका जो पहला भेद है वो है सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। वह खाना खाएगी, बच्चे खेलने जाएंगे, वह घर जाएगा। तो यहाँ पर एक सामान्य क्रिया हो रही है, यानी कि सब में खाएगी, जाएंगे, जाएगा, गा गे गी का प्रयोग होता है इसमें। तो आप गा गे गी के प्रयोग से समझ जाएंगे कि यहाँ सामान्य भविष्यत काल है। अब हम इसका दूसरा भेद देखते हैं, संभाव्य भविष्यत काल। यहाँ पे भी संभावना होती है, मतलब क्रिया के होने की संभावना हो रही हो तो वहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना हो उसका पता चले तो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद वर्षा हो, संभव है कि श्याम पत्र लिखे। तो यहाँ कार्य निश्चित तौर पर नहीं हो रहा, यहाँ पर एक संभावना है कि ऐसा होगा, शायद ऐसा हो, काश ऐसा होता। तो हर कार्य की संभावना है, कार्य के होने की संभावना हो रही है, तो यहाँ संभाव्य भविष्यत काल है। तो छात्रों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ काल पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यह पाठ मैं पूरी तरह से पढ़ा चुकी हूँ। मैंने इसकी परिभाषा, भेद और भेदों के भी उपभेद आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिए हैं, तो और उदाहरण के साथ समझाए हैं, एक एक बात बहुत अच्छी तरह से समझाई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।